हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आज हम हॉर्मोन्स का रिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ हार्मोन। NCERT says that a hormone is an intercellular non-nutrient chemical messenger produced in trace amounts. So पॉइंट वाइज देखते हैं इसको। इट इज़ इंटरसेलुलर, दैट मीन्स ये दो सेल्स के बीच में एक्ट करता है। क्या ये और अदर तरीके के भी हो सकते हैं? यस। और क्या तरीके हो सकते हैं सिग्नलिंग के? दैट इज पैराक्राइन मोड। पैराक्राइन मोड माने एक सेल ने एक केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया एंड वो किसी नेबरिंग सेल के ऊपर एक्ट कर गया एक्स्ट्रा सेलुलरली, दैट इज सेल के बाहर उसका रिसेप्टर हो। और क्या तरीका हो सकता है? जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन माने JUXTA। जक्स्टाक्राइन माने एक सेल ने केमिकल को प्रोड्यूस किया एंड वो किसी अपोजिंग सेल यानी कि चिपके हुए सेल के ऊपर एक्ट कर गया। तीसरा क्या होगा? ऑब्वियसली इंट्राक्राइन। इंट्राक्राइन माने एक सेल ने केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस किया एंड वो सेल के अंदर ही एक्ट कर गया। ठीक है, दीज आर दी अदर वेज ऑफ सिग्नलिंग। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन न्यूट्रिएंट, दैट इज इसको तोड़ने से हमें एनर्जी नहीं मिल सकती, जैसे हम कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स को तोड़कर एनर्जी गेन करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ मैसेंजर विच इज़ ऑफ केमिकल नेचर, और केमिकल नेचर बहुत डाइवर्स है, जैसे कि स्टेरॉयड, प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एट्सेट्रा। इसके ऊपर ही हम लोग हार्मोन के एक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, सो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दैट न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी फंक्शंस, दे इंटीग्रेट द एक्शन ऑफ ऑल अदर बॉडी सिस्टम्स, जो कि हमने पहले 5 चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, बट न्यूरॉन्स रेगुलेट द रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर। लेकिन हॉर्मोन्स का नेचर केमिकल होता है एंड वो स्लो चीज़ों को रेगुलेट करता है, जैसे ग्रोथ, जैसे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट हॉर्मोन्स एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, दैट इज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप ऑफ सेल एंड एक्ट्स ऑन अ डिस्टेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, दैट इज ये दूर जाके एक्ट करता है। तो ये दूर पहुंचता कहते कैसे? इट ट्रैवल्स बाय ब्लड। सो ऑब्वियसली बात है, अगर ये ब्लड से ट्रैवल कर रहा है तो बीच में बहुत सारे सेल्स को एनकाउंटर करेगा। दो इट एक्ट्स ऑन अ स्पेसिफिक टारगेट सेल, पर्टिकुलर टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी। एक टारगेट सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, दैट इज नोन एज रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी। सो दिस न्यू डेफिनेशन ऑफ हार्मोन implies that they are not necessarily the secretions of ductless endocrine glands। हमें पहले लगता था जो कि ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सिर्फ उन्हीं की सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कह सकते हैं। लेकिन ये न्यू डेफिनेशन एक वाइडर स्पेक्ट्रम को एनकम्पास करती है, जैसे कि लिवर, GIT और किडनी और हार्ट, ये भी अपने अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टिमुलस ऑफ हार्मोन रिलीज क्या क्या हो सकता है? न्यूरल, हार्मोनल, ह्यूमरल। सबका एक एक एग्जाम्पल हम जानते हैं। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे ही इंसुलिन रिलीज होता है। हार्मोनल हम आगे देखेंगे, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ट्रोपिन्स को रेगुलेट करेगा। एंड न्यूरल, न्यूरल क्या है? प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि एड्रीनल मेडुला तक डायरेक्टली पहुंचेंगे, वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज को एड्रीनल मेडुला से रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन की डिस्कवरी NCERT में नहीं दी हुई है, लेकिन पूछ लेते कभी कभी। बेलिस एंड स्टार्लिंग ने की थी, and Starling coined the term hormone and the first discovered hormone was secretin। अब next point, hypothalamus को पढ़ेंगे। So hypothalamus is the part of diencephalon which is a part of brain and it is also known as master of master। master किसे कहते हैं हम? anterior pituitary को, क्योंकि वो ट्रोपिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि हर बॉडी सेल को कंट्रोल करता है। लेकिन उसके फंक्शन को भी कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस, इसलिए हम उसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। नाउ हाइपोथैलेमस के पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं एंड उनके ग्रुप को हम न्यूक्लियाई कहते हैं, एंड दिस प्रोड्यूसेस न्यूरो हार्मोन्स। ठीक है, एंड दीज आर नथिंग बट रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन्स माने ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेंगे एंड उधर से ट्रोपिन्स को रेगुलेट करेंगे, दैट इज उनकी स्टिमुलेशन को या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन्स पास थ्रू द एक्सन्स ऑफ दीज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जिनके ग्रुप को हमने न्यूक्लियाई कहा, and pour their secretions into a portal system known as the hypothalamic hypophyseal portal system। This is a very important point। Anterior pituitary और hypothalamus के बीच में portal circulation होता है। Portal circulation माने it starts in a set of capillaries, ends in a set of capillaries and connects two organs, neither of which is heart। I repeat, starts in a capillary, end in a capillary and connects two organs, neither of which is heart। ठीक है, तो ये एक्चुअली पोर्टल वेन है। कौन सी वेन? हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन।
हाइपोफिसिस सेरेब्राई हम पिट्यूटरी को कहते हैं, ठीक है, एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इस पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा जो रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेंगे, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है दैट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन सिक्रीट करते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच, वो एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब सिर्फ जाके स्टोर होते हैं एंड वहाँ से रिलीज होते हैं। एक्चुअली सिंथेसाइज किसने किया था उसको? हाइपोथैलेमस ने, ठीक है। सो हमने बात करी थी रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स की, वो एक्चुअली क्या क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन इनिबिटरी हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन इनिबिटरी हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन इनिबिटरी हार्मोन। ये बेसिकली जो ये पहले लेटर्स हैं इन सारी चीज़ों में, ये एक्चुअली ट्रोपिन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। GHIH को हम सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं और PRLIH को हम लोग डोपामिन भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज हाइपोफिसिस सेरेब्राई, नथिंग बट द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, अब पिट्यूटरी की लोकेशन क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी ऑफ स्फिनॉइड बोन जो कि स्कल में है, उसे कहते हैं हम सेला टर्सिका। उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, ठीक है। इट इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक और इन्फंडिबुलम। पिछले डायग्राम पे चलते हैं। दिस इज द स्टॉक, दिस इज द स्टॉक, ये वाला रीजन स्टॉक है, ठीक है। नाउ पिट्यूटरी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एडिनोहाइपोफिसिस एंड न्यूरोहाइपोफिसिस, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। अच्छा, लोअर एनिमल्स में एक पार्स इंटरमीडिया करके इंटरमीडिएट पिट्यूटरी भी होता है, लेकिन ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टालिस के साथ मर्ज कर जाता है एंड उसे हम टुगेदर एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे दैट पार्स इंटरमीडिया MSH को प्रोड्यूस करता है, लेकिन ह्यूमंस में जैसे कि मैंने बोला वो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ मर्ज कर चुका है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ह्यूमंस में MSH को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। सो अभी हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH, गोनाडोट्रोपिन, TSH। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन्स और थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने देखा था इन्हीं के लिए, इन्हीं के रिलीज को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आए थे और इनिबिटरी हार्मोन आए थे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मेन रेगुलेशन इन सारे हार्मोन्स का है वो बेसिकली वाया रिलीजिंग हार्मोन ही है जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज अंडर द मेन रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, PRLIH, जो कि हमने देखा था दैट वाज बेसिकली डोपामिन, ठीक है। बाकी सारे रेगुलेट हो रहे हैं रिलीजिंग हार्मोन से, ये रेगुलेट होगा इनिबिटरी हार्मोन से, यानी कि इनिबिटरी हार्मोन जब तक रिलीज होता रहेगा प्रोलैक्टिन नहीं रिलीज होगा, एंड जैसे इनिबिटरी हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा वैसे ही प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बात करी थी, पार्स इंटरमीडिया MSH को प्रोड्यूस करता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमंस में MSH ACTH के साथ रिलीज होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्यों ऐसा होता है, लेकिन आप इसको याद रखना क्योंकि जब हम कुशिंग और एडिसन्स डिजीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। MSH का रिलीज ACTH के साथ होता है ह्यूमंस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्स नर्वोसा बिकॉज नर्वस टिश्यू का पढ़ा है। एंटीरियर पिट्यूटरी हमने उसको एडिनो हाइपोफिसिस कहा था। एडिनो माने ग्लैंड, ग्लैंड क्या होता है? मॉडिफाइड एपिथेलियम। तो एडिनो हाइपोफिसिस बेसिकली राथकेस पाउच से बनता है। यहाँ पे देखिए राथकेस पाउच, राथकेस पाउच क्या है? इनवेजिनेशन ऑफ द नेजोफेरेंजियल एपिथेलियम, वेसिकल्स बनाते हैं जो कि फाइनली एडिनो हाइपोफिसिस को बनाते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी किससे बनता है? नर्वस टिश्यू का बना होता है, इसलिए हम उसे पार्स नर्वोसा कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स, पार्स डिस्टालिस और मैंने बोला था पार्स इंटरमीडिया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के हमने हार्मोन्स देख लिया। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा? सारे टिश्यू का, स्केलेटल और सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ करवाएगा। प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा? हम आगे देखेंगे, सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स। ACTH किसके ऊपर एक्ट करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा ताकि वो अपने स्टेरॉयडल हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सके। गोनाडोट्रोपिन्स गोनाड्स के ऊपर एक्ट करेंगे जैसे ओवरी और टेस्टिस, एंड वो अपने गोनाडल स्टेरॉइड्स बनाएंगे। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा एंड वो अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन्स बनाएगा जो कि है T3 और T4, ठीक है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस नहीं, एक्चुअली रिलीज करता है, क्योंकि हमने बात करी थी दैट ADH और ऑक्सीटोसिन तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस बनाते हैं, बस स्टोर और रिलीज कहाँ पर होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसलिए हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कह सकते। ये भी एक प्रीवियस ईयर MCQ है, ठीक है।
दीज आर नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब हमने बात करी थी एडीएच और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से प्रोड्यूस होगी एंड वो इन्हीं एक्सॉन्स के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेगी। ठीक है, जब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ पहुंचेगी ये बल्ज हो जाएगी ऐसे, ठीक है, ये बल्ज हो जाएगी एंड की तरफ एंड इसी के अंदर आपके हार्मोन स्टोर है, इसी के अंदर आपके हार्मोन स्टोर है। इन्हीं बल्जिंग्स को, इन्हीं वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं हेरिंग बॉडीज, जिनके अंदर अपने एडीएच और ऑक्सीटोसिन भरे हुए होते हैं, सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। और ये हमने बात करी थी पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ट्रोपिन्स, ट्रोपिन्स माने ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो कि बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को रेगुलेट करता हो, ठीक है, एंड हेंस इट इज़ नोन एज मास्टर, बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी। नाउ इसमें से हमें मेनली ग्रोथ हार्मोन को बढ़ना है। सो ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज केपेबल ऑफ ग्रोइंग। केपेबल ऑफ ग्रोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बिकॉज हम देखते हैं जब एक चाइल्ड यंग होता है तब उसके अंदर जो बोन्स के जो एंड्स होते हैं वो एपिफिसिस से फ्यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए अगर वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो बोन का लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन अडल्टहुड में ये बोन्स अपने एंड्स के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं तो फर्दर इंक्रीज इन लेंथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर तब भी ग्रोथ हार्मोन आता रहेगा तो वो सिर्फ गर्थ बढ़ा पाएगा, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन कॉजेज प्रोपोर्शनेट ग्रोथ, दैट इज स्केलेटल, दैट इज बोन और मसल, इसके ऊपर इसका प्रोपोर्शनेट या फिर इक्वल इफेक्ट होता है एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन मेंटल डेवलपमेंट। इसका पॉइंट हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली बेसिकली उसके टारगेट सेल्स क्या हो गए? ये स्केलेटल टिश्यू और ये मसल टिश्यू, ठीक है, इनके ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं करता है। ये क्या करता है? लिवर के ऊपर एक्ट करता है जो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम प्रीवियसली सोमैटोमेटिन्स कहते थे, ठीक है। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स फर्दर जाके टारगेट सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ग्रोथ हार्मोन, ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ हार्मोन नाम है तो ग्रोथ करवा रहा होगा तो मतलब एक मेटाबॉलिक हार्मोन होगा। तो मेटाबॉलिक हार्मोन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या इफेक्ट है? इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज, इट कॉजेज लाइपोलाइसिस, दैट इज फैट को मोबिलाइज करवाएगा ताकि हम फैट से एनर्जी गेन कर सकें, और प्रोटीन एनाबॉलिज्म, प्रोटीन माने समथिंग ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस या फिर प्रिमिटिव इंपॉर्टेंस, इसलिए हमारी पूरी बॉडी मेनली एंजाइम्स की बनी हुई है, ठीक है। स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी भी हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, एंजाइम हमें कैटालिटिक एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस उससे कैटलाइज हो सके, ठीक है। इसलिए प्रोटीन्स आर समथिंग ऑफ प्रिमिटिव इंपॉर्टेंस। तो अगर हमें ग्रोथ करवानी है बॉडी की तो हमें प्रोटीन का तो एनाबॉलिज्म ही करवाना पड़ेगा। एनाबॉलिज्म माने हम कोई चीज़ सिंथेसाइज करवा रहे हैं, और साथ ही साथ प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म यानी कि उसके तोड़ने को रोकना होगा, ठीक है। इट इज़ एंटी इंसुलिन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म विद रिस्पेक्ट टू इंसुलिन, क्योंकि हम देखेंगे इंसुलिन क्या करवाता है? इट डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज, इट रिटार्ड्स लाइपोलिसिस एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द प्रोटीन एनाबॉलिज्म, ठीक है। इसी चक्कर में हम उसे सिनर्जिस्टिक विद ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, हम आगे देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखो, इट इज़ एंटी इंसुलिन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो अलग चीज़ें करवा रहा होगा। अब हम इसकी देखेंगे एबनॉर्मैलिटी सिक्रीशन की। अगर हाइपो सिक्रीशन होगा ग्रोथ हार्मोन का इन चाइल्ड में तो ड्वार्फिज्म कहलाएगा, ठीक है। सिंस हमने डिस्कस किया था प्रोपोर्शनेट और प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है, नो इफेक्ट ऑन मेंटल डेवलपमेंट, इसलिए प्रोपोर्शनेट ड्वार्फ होंगे और मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा, मैंने क्रॉस मारा हुआ है, ठीक है। इसलिए जो आप देखते होंगे सर्कस में जो बौने लोग होते हैं वो बेसिकली पिट्यूटरी ड्वार्फ्स ही होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दे दो, लेकिन पर्टिकुलरली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन क्यों लगाया हुआ है इसका इंपॉर्टेंस अभी देखते हैं, ठीक है। एंड ये बेसिकली किससे बनता है? RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते थे? इसी ग्रोथ हार्मोन को चढ़ाने के लिए हम लोग कैडेवर्स यानी कि डेड बॉडीज से ग्रोथ हार्मोन को लेते थे, उसको प्योरीफाई करते थे एंड पेशेंट को दे देते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रायोन्स होते थे। अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा प्रायोन्स आर नथिंग बट इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस एजेंट्स दैट कॉज क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज इन ह्यूमंस। ये मत बोलना मैड काउ डिजीज़, क्योंकि मैड काउ डिजीज़ काउ में होती है, ह्यूमंस में क्या करवाएगा? CJD, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर सिक्रीशन हो गया चाइल्ड में तो जाइगेंटिज्म, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन का मेन प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ट्यूमर्स हो सकते हैं पिट्यूटरी में, तो उसको ट्रीट करने का क्या सोल्यूशन होगा? ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ दिस ट्यूमर्स, ठीक है। और अगर हाइपर सिक्रीशन अडल्ट में हो जाए, हमने अभी बात करी थी अडल्टहुड में क्या होता है? एपिफिसिस फ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए इंक्रीज इन लेंथ नहीं हो सकता है, इंक्रीज इन गर्थ हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं जो फोरहेड होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, जो ब्राउ होता है वो भी प्रोमिनेंट हो जाता है,
फरो ब्राउ क्रिएट होता है, दैट इज़ दोनों आईब्राउज के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाती है। फ्रंटल बॉसिंग कहते हैं प्रोमिनेंट फोरहेड को। फ्लेयरिंग ऑफ नेजल बोन्स की फ्लेयरिंग हो जाती है, दैट इज बढ़ जाता है। मैक्रोग्लॉसिया माने टंग बहुत बड़ी हो जाती है, अजीब सी वॉइस हो जाती है इस पर्सन की। प्रोगनाथिज्म दैट इज़ अपना जबड़ा जो कि जॉ है वो आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फेशियल फीचर्स होते हैं इस एक्रोमेगैली के पेशेंट में, दैट इज हाइपर सिक्रेशन इन अडल्टहुड, ठीक है। एपिफिसिस एज फ्यूज, ये हमने बात कर ली, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मैलिटीज इन सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपोथैलेमस हमने देखा था रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ट्रोपिन्स को प्रोड्यूस करेगा जो कि अपने एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, एंड वो ग्लैंड अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। अब जब ये किसी भी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है ट्रोपिन, दैट ग्लैंड हैज़ द टेंडेंसी टू ओवर प्रोड्यूस हार्मोन्स, ठीक है। तो अगर इनका सिक्रीशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया तो उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर और पिट्यूटरी के ऊपर इनिबिटरी इफेक्ट डालता है। इसी को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं ऑफ होम्योस्टैसिस, ठीक है। ताकि इन हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स इस एग्जांपल में, उनका लेवल मेंटेन हो सके सीरम के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीआरएच निकला हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोड्यूस किया टीएसएच, थायराइड ने प्रोड्यूस किया थायराइड हार्मोन्स T3 T4 कैल्सिटोनिन, जो कि टारगेट सेल्स के ऊपर एक्ट कर गया। लेकिन इनका अमाउंट जैसे ही बढ़ा, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को इनिबिट किया, इसके ऊपर हाइपोथैलेमस को इनिबिट किया, ताकि टीआरएच का सिंथेसिस कम हो। टीआरएच का सिंथेसिस कम होगा तो टीएसएच का भी सिंथेसिस कम होगा, ताकि थायराइड ग्लैंड कम स्टिमुलेट होगा और ऑटोमेटिकली थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होगा एंड उसका लेवल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक थ्योरी है ऑफ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे ऊपर से नीचे जाते हुए बॉडी में, ठीक है। पीनियल ग्लैंड इज इनसाइड ब्रेन, इट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, बेसिकली ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से और क्या बनता है, सेरोटोनिन बनता है, ठीक है। सेरोटोनिन हैप्पीनेस में भी रोल प्ले करता है। हम जानते हैं एनकेफेलिन्स, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन निकलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। तो मेलाटोनिन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रिप्टोफैन से प्रोड्यूस हो रहा है। एंड अर्लियर पीनियल ग्लैंड के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो रेने डिस्कार्टेस एक बहुत फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने बोला था ये सीट ऑफ सोल भी कहलाता है, ठीक है। उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट पास कर दी थी उस टाइम पर, ठीक है। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। नाउ लो लाइट कंडीशंस, जैसे कि जब डार्कनेस हो, दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन, जो कि स्लीप को इंड्यूस करता है, ठीक है। आजकल के हम लोग बच्चों में देखते हैं बहुत ज़्यादा इंसोम्निया हो रहा है, इसलिए हम लोग मेलाटोनिन के इंजेक्शन उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। पीनियल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंट्रोल द सर्केडियन और डायर्नल और स्लीप वेकफुलनेस साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट करता है, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आपको पाइनियल ग्लैंड ऑप्शंस में ना मिले तो आप आंसर लगाना हाइपोथैलेमस, बिकॉज एक्चुअली हाइपोथैलेमस होता है जो अपनी बॉडी की सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है, ठीक है। दिस इज़ अ रॉन्ग फैक्ट, लेकिन दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे चीज़ें नीट एग्जाम में मानेंगे, ठीक है। नाउ मेलाटोनिन के कुछ फंक्शंस देखते हैं। इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स WBC, सो इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम UV लाइट, ठीक है, तो कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। इट हैज़ सम इफेक्ट ऑन पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स को भी रेगुलेट करता है। इट कंट्रोल सीजनल फर्टिलिटी इन सम एनिमल्स, नॉट ह्यूमंस, इन सम एनिमल्स। कैसे, हमने अभी देखा था लो लाइट कंडीशन इसके स्टिमुलस को इसके रिलीज को स्टिमुलेट करती है। सो व्हेन डेज आर स्मॉल एंड नाइट्स आर लॉन्ग, मेलाटोनिन ज़्यादा निकलेगा, इससे GnRH इनिबिट हो जाएगा, और GnRH बेसिकली प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है, इसलिए फर्टिलिटी भी लेस हो जाएगी, ठीक है। तो जिस सीजन में डेज लंबे होंगे, नाइट छोटी होंगी, तब फर्टिलिटी लेस हो जाएगी, एंड जब ऐसा रिवर्सल हो जाएगा तो फर्टिलिटी गेन हो जाएगी, ठीक है। एंड पीनियल ग्लैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, इट अंडरगोज कैल्सिफिकेशन विद एज। एंड जब हम MRI देखते थे, इट इज़ नोन एज ब्रेन सैंड। ब्रेन के बीच में एक सैंड जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, उसे हम कहते हैं ब्रेन सैंड। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमें एक्सटेंसिवली पता होना चाहिए। अब NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, दीज आर द 2 lobes ऑफ द थायराइड इंटरकनेक्टिंग इस्थमस, इसको कहते हैं इस्थमस, ISTHMUS, ठीक है। मेरे पास पेन टैब नहीं है, आप सब जानते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज इससे काम चलाना पड़ेगा। एंड ये वोकल कॉर्ड के आप देख सकते हैं एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। सो थायराइड में थायराइड फॉलिकल्स होते हैं जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। ये आपने पॉइंट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में भी पढ़ा होगा, दैट थायराइड फॉलिकल्स की एपिथेलियल लाइनिंग कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है, ठीक है। अब ये फॉलिकल्स एक ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि थायरोग्लोबिन कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, थायरोग्लोबुलिन।
विच कंटेन्स मेनी टायरोसिन रेसिड्यूज, और हम आगे जाके देखेंगे इसी से ही आइडोथायरोनिन्स या कि थायराइड हार्मोन्स बनेंगे, ठीक है। सो टायरोसिन से बेसिकली थायराइड हार्मोन्स बन रहे हैं, एंड टायरोसिन मेलेनिन पिगमेंट जो कि अपने स्किन पिगमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, टायरोसिन उसे भी बना रहा है। और टायरोसिन क्या क्या बना रहे हैं, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामीन जो कि कैटिकोलामीन्स कहलाते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, उसे भी टायरोसिन बना रहा है, ठीक है। सो टायरोसिन ने बनाए थायराइड हार्मोन्स, टायरोसिन ने बनाए आपके मेलेनिन, और थायरोसिन ने पढ़ाया आपका कैटिकोलामीन्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये थायराइड फॉलिकल्स है, ये ब्लड वेसल से आयोडाइड को ट्रैप करते हैं, बीवी मान ब्लड वेसल, उससे आयोडाइड को ट्रैप करते हैं, ठीक है। इट इज़ द ओनली स्ट्रक्चर इन द इंटायर बॉडी दैट कैन ट्रैप आयोडाइड, इसका भी फंक्शन हम आगे देखेंगे, ठीक है। एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू आयोडीन यूजिंग एन एंजाइम। अब आयोडीन और टायरोसिन, टायरोसिन का था थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के ऊपर, टायरोसिन और आयोडीन को मिलाकर आइडोथायरोनिन्स बनते हैं, जैसे कि मोनो आइडोटायरोसिन और डाई आइडोटायरोसिन, MIT DIT। अब इन दोनों के मिलने से अगर MIT और DIT प्रोड्यूस हो गया तो हम उसे बोलेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। एंड DIT और DIT मिल गया तो हम उसे बोलेंगे टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम बेसिकली थायरॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। अब हायर क्लासेस में पढ़ोगे दैट T4 का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जब बॉडी के ऊपर एक्ट करना होता है तो बायोलॉजिकली मोर पोटेंट कौन होता है, T3, इसलिए पेरिफेरली T4 T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब हमने पहले पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, ठीक है, इसलिए जब भी T3 T4 का लेवल बढ़ेगा वो TRH और TSH के स्टिमुलेशन को डिक्रीज कर देंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले पूछा जाता था, दैट आयोडीन इज नीडेड फॉर द मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस, टैडपोल से फ्रॉग बनने के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वहाँ पर थायराइड ग्लैंड का भी रोल होता है। अब थायराइड में हमने ये तो देख लिया फॉलिकल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल लाइनिंग की, लेकिन उसमें पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स नाम के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इग्नोर कर जाते हैं इसे। पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स विच प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन, एंड थायरोकैल्सिटोनिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट इज़ हाइपोकैल्सिमिक, हाइपो मीन्स कम, कैल्सिमिक कैल्सीमिया माने कैल्शियम इन ब्लड, एंड ठीक है, हाइपो माने कम करेगा, सो इट डिक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। अब थायराइड हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बनेगा तो मतलब थर्मोजेनेसिस, दैट इज टेम्परेचर, बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर भी बढ़ेगा आपका, ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है जैसे ग्रोथ हार्मोन कर रहा था, लेकिन वो प्रोपोर्शनेटली स्टिमुलेट कर रहा था, इसका इफेक्ट मोर स्केलेटल टिश्यू के ऊपर होगा, दैट इज बोन्स के ऊपर। ये मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है, वो नहीं कर रहा था, ठीक है। एंड इट हैज सम इफेक्ट ऑन एरिथ्रोपोइसिस। अच्छा, इसके लिए आज सच कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन एक पॉसिबल हाइपोथेसिस ये है कि थायराइड हार्मोन्स BMR को बढ़ा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को सेल में बढ़ा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन कंजम्पशन सेल के अंदर ज़्यादा हो रही होगी, इसलिए काइंड ऑफ हाइपोक्सिया क्रिएट हो रहा है। हाइपोक्सिया क्रिएट हो रहा है तो किडनी की तरफ सिग्नल जाएगा, वो एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करेगा जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा फॉर RBC प्रोडक्शन। ये मैंने क्या बोला, इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, लेकिन ये प्रपोज मैकेनिज्म है। और कैल्शियम को रेगुलेट करता है, हमने अभी देखा वाया पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स। अब इसके डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड का मेन फंक्शन क्या था, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, ठीक है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है टैकीकार्डिया करवाएगा और इंसोम्निया करवाएगा, ठीक है। बंदा कैसा होगा, इरिटेबल होगा, और सिंस ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो उसे ज़्यादा गर्मी लगेगी, दैट इज़ नोन एज हीट इंटॉलरेंस। ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट है तो मसल वेस्टिंग भी हो रही होगी, इसलिए वेट लॉस होता है, चाहे उसका एपेटाइट ज़्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है। और मसल ट्रेमर्स भी होते हैं और डायरिया भी होता है, क्योंकि जो GIT है वो स्टिमुलेट हो रहा होता है एंड उसमें मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अपोजिट हाइपोथायरॉयडिज्म में ब्रैडीकार्डिया होगा, सोमनोलेंस, ज़्यादा नींद आएगी, लेथार्जिक होगा बंदा, उसको ज़्यादा थकान महसूस हो रही होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस, ज़्यादा ठंड लग रही होगी, वेट गेन होगा चाहे उसका एपेटाइट कम ही क्यों ना हो, एडीमा होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि GIT की मोटिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ ये चीज़ों को कम कर रहा है, हाइपर बढ़ा रहा था। अब एबनॉर्मल सिक्रीशंस की प्रॉब्लम देखते हैं। Hypothyroidism in child is known as cretinism, and a cretin is a disproportionate dwarf and has mental retardation. Compare it with the pituitary dwarf, which was proportionate dwarf and did not have any mental retardation. Now, hypothyroidism in adults is known as mixed edema, ठीक है, हर जगह एडिमा हो जाता है बॉडी में, हमने यहाँ पर देखा था एडिमा होता है हाइपो में, ठीक है, एंड बेसिकली प्री टिबियल एडिमा होता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में ट्रू गॉइटर होता है, हमने देखा हाइपोथायरॉयडिज्म माने T3 और T4 का लेवल कम हुआ होगा,
इसलिए इसके लेवल को बढ़ाने के लिए TRH और TSH का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। TRH और TSH का लेवल बड़ा होगा तो मतलब थायराइड को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली स्टिमुलेट कर रहे होंगे, इसलिए उसका एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड का। इसे हम कहते हैं ट्रू गॉइटर। और इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, या तो आयोडीन डेफिशिएंसी या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, इसे हम कहते हैं हाशीमोटोस डिसऑर्डर। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए T3 और T4 का लेवल कैसे बढ़ रहा होगा, दैट कुछ सेल्स थायराइड के बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहे होंगे T3 और T4 को, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं इधर होता है टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर, दैट कुछ सेल्स, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें TRH और TSH का लेवल घटा हुआ होगा प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब इन अडल्ट्स इट इज़ नोन एज ग्रेव्स डिजीज़। इसमें क्या होता है, एक्सोफ्थैल्मोस दैट इज प्रोट्रूडिंग बल्जिंग आई बॉल्स, और टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर की बात हमने करी ली। हाइपरथायरॉयडिज्म में ट्रीटमेंट हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें इन टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर्स को हटाना होगा, इसलिए सर्जरी करनी होगी। लेकिन हम आगे देखेंगे दैट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड देयर इज PTH, पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि एक हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा होगा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। इसलिए अगर उसको कोई हार्म पहुंची तो इमीडिएट डेथ भी हो सकती है, इतना फेटल हो सकता है, ठीक है। या तो हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ द फॉलिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर दी ओनली स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी दैट कैन इनटेक द आयोडाइड फ्रॉम द ब्लड। इसलिए अगर हम ब्लड के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 को डाल देंगे तो सिर्फ थायराइड ग्लैंड उसको इनटेक करेगा, एंड ये रेडियो एक्टिविटी उन टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। या तो हम सिंपली एंटी थायराइड ड्रग्स ले सकते हैं, वन ऑफ विच इज़ कार्बिमाजोल। अब हमने बात करी थी हाइपोथायरॉयडिज्म का एक मेन कॉज होता है आयोडीन डेफिशिएंसी, उसमें क्या क्या हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, डेफ म्यूटिज्म माने बोल सुन नहीं सकना, रिस्क ऑफ अबॉर्शन, रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ, एंड उसमें ऑब्वियसली ट्रू गॉइटर होगा क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे हम, ऑब्वियसली इनका लेवल कम हो रहा है तो इनको दे दो, दैट इज़ ओरल थायरॉक्सिन दे दो। अब एक मेजर चीज़ जो गवर्नमेंट ने की थी दैट वाज फोर्टिफिकेशन, दैट वाज उन्होंने फूड की न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाया ताकि आयोडीन डेफिशिएंसी कम से कम पॉपुलेशन में हो। उन्होंने क्या किया, सॉल्ट को आयोडाइज कर दिया। उन्होंने क्या किया, अब 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ NaCl में एक पार्ट पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड का मिला दिया, ठीक है, ताकि जिससे आयोडीन डेफिशिएंसी ना हो सके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पैराथायराइड जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, सी इसका लोकेशन क्या है, दीज आर टोटल 4 इन नंबर ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द थायराइड एंड 2 ऑन ईच ऑफ इट्स लोब्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर भी 2, एंड पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द थायराइड। इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन नोन एज पैराथायराइड हार्मोन विच इज हाइपरकैल्सिमिक। हमने देखा था पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स ऑफ द थायराइड वर प्रोड्यूसिंग थायरोकैल्सिटोनिन विच वाज हाइपोकैल्सिमिक, दिस इज हाइपरकैल्सिमिक विच इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड सिक्रीट्स फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम को बॉडी में बढ़ाता है लेकिन फॉस्फेट को कम कर देता है। कैसे करता है, ये इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि इवेंचुअली इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के ऊपर एक्ट करके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, PCT के एपिथेलियम के ऊपर एक्ट करके रीअब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को, और साथ ही साथ बोन्स के ऑस्टियोक्लास्ट माने जो बोन के स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो, बोन के स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो वहाँ से कैल्शियम मिलेगा जिससे ब्लड कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज करेंगे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को जिससे बोन का रिजॉर्प्शन होगा। अब अगर पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रीशन होगा तो ब्लड कैल्शियम बढ़ेगा तो माने सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ेगा जिससे नर्व एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा जिससे टेटनी होगी। एंड बेसिकली हम देखते हैं कार्पोपीडल स्पाज्म, दैट इज पैर के अंदर नस पे नस चढ़ना, कार्पोपीडल स्पाज्म। और हाइपर सिक्रीशन अगर हो गया तो बोन्स वीक हो जाएंगे क्योंकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बन रही है, इसलिए रिकरेंट फ्रैक्चर्स के लिए प्रोन हो जाएगा बंदा। अब रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चाइल्ड, ऑस्टियोमेलेशिया विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का भी पॉइंट है क्योंकि वहाँ पर हम विटामिन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थाइमस। इसका लोकेशन क्या है, वेंट्रल टू द हार्ट और एयोटा। वेंट्रल माने आगे, एंटीरियर, इन द मीडियास्टेनम। व्हाट इज मीडियास्टेनम, इट इज द स्पेस बिटवीन द 2 लंग्स, ठीक है। इट इज़ अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे टी सेल्स का डिफ्रेंसिएशन हो रहा होता है, इसलिए थाइमस इज ऑल्सो नोन एज द स्कूल ऑफ टी सेल्स। दूसरा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, दैट इज बोन मैरो, वहाँ पर बी सेल और टी सेल दोनों का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। अब इट रिग्रेसेस इन साइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिग्रेसेस इन साइज आफ्टर प्यूबर्टी। हेंस ओल्ड एज में हम देखते हैं लोगों की लेस इम्यूनिटी होती है,
बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड हार्मोन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रैप करेगा एंड उसको ब्लड से हटाने की कोशिश करेगा. अब thymus produce thymosins which are responsible for the differentiation of T lymphocytes. अब अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा टी हेल्पर सेल्स नाम के सेल्स होते हैं which are important as T cells obviously, which control the cellular immunity, that is cell mediated immunity CMI. लेकिन वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करते हैं. एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, इसलिए इट हैज़ इफेक्ट ऑन बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. नाउ इट कंटेन्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नोन एज हैसेल्स कॉर्पस, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. डिसफंक्शन अच्छा, अगर थाइमस का डिसफंक्शन हो सकता है तो इम्यूनो डेफिशिएंसी कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं ताकि HIV का अटैक हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. हाइपर सेंसिटिविटी दैट इज एलर्जीज प्रोड्यूस हो सकती है बॉडी के अंदर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जैसे ग्रेव्स और माइस्थीनिया ग्रेविस. ये भी आप आगे बढ़ोगे. अब थाइमिक एप्लेशिया किस में होता है? बेसिकली डिजॉर्ज सिंड्रोम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजॉर्ज सिंड्रोम. नेक्स्ट इज द सुप्रारीनल और द एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल हम में नहीं कहते, दैट इज लोअर एनिमल्स में कहते हैं. हमें बेसिकली सुप्रारीनल कहलाता है. इट हैज़ टू पार्ट्स, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला. कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर्स GFR, ग्लोमेरुलोसा बाहर से अंदर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस. अब सबसे पहले हम एड्रीनल मेडुला, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड का अंदर वाला पार्ट. इट इज़ फंक्शनली रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपसे बात करी थी दैट प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि डायरेक्टली विदाउट एनी साइनैप्स सीधा एड्रीनल मेडुला की तरफ पहुंचते हैं, वो एड्रीनल मेडुला के अंदर ही साइनैप्स करते हैं. सो बेसिकली एड्रीनल मेडुला एक्ट्स एज अ सिंपैथेटिक गैंग्लियन. सो वहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स निकलते हैं दैट बेसिकली लैक दी एक्सॉन्स, वो एक्सॉन्स को लैक करते हैं एंड दे इवेंचुअली प्रोड्यूस व्हाट आर नोन एज दीज कैटेकोलामीन्स. ठीक है, सो इट इज़ फंक्शनली रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, secretes these catecholamines which are basically adrenaline, noradrenaline, dopamine, इनको हम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं. एंड मैंने पहले ही बोला था टायरोसिन से बनता है. ठीक है, सो टायरोसिन किस चीज़ से हो गया? कैटेकोलामीन्स, मेलेनिन और T3D4. अब क्योंकि मैंने बात करी थी थायरोकैल्सिटोनिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इट इज़ नॉट मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स. अब एड्रीनल मेडुला से ये कैटेकोलामीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. सिंस ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शनली रिलेटेड है तो इसके फंक्शंस भी वैसे ही होंगे. दैट इज इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज. कैसे? बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजन को तोड़ के ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट को बनवाएगा. इंक्रीजेज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ताकि पल्पिटेशन हो. इंक्रीजेज रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रोंकोडाइलेशन करवाते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आ सके. स्किन और GIT में वासोकंस्ट्रिक्शन होगा, दैट इज़ ब्लड फ्लो वहाँ पर कम होगा. लेकिन हार्ट और स्केलेटल मसल्स में वैसोडाइलेशन होगा ताकि वहाँ पर हम ब्लड सप्लाई को बढ़ा सकें. It is inhibitory to the gut and decreases the secretions of the gland. अब हम जानते हैं adrenal and noradrenal are emergency hormones. These are produced in stress conditions. ठीक है, अगर हमने सपोज अचानक से सांप देख लिया तो ये emergency hormones प्रोड्यूस होंगे. ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सरप्राइजिंगली. ठीक है, इतनी सिंपल से चीज़. सो दीज बेसिकली मास डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करता है. FFF रिस्पॉन्स, दैट इज फ्लाइट, फ्राइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स. अब these acts are both hormones and neurotransmitters. Adrenal cortex. Adrenal cortex has 3 layers from outside to inside: glomerulosa, fasciculata and reticularis. ठीक है, glomerulosa प्रोड्यूस क्या करता है? एल्डोस्टेरोन विच इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड. fasciculata produces cortisol which is glucocorticoid. ठीक है, एंड एंड्रोजेंस मेनली प्रोड्यूस एंड रेटिकुलरिस प्रोड्यूसेस एंड्रोजेंस. लेकिन फेसिकुलेटा थोड़ा अमाउंट ऑफ एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करेगा, रेटिकुलरिस थोड़ा अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल भी रिलीज करेगा, लेकिन ग्लोमेरुलोसा एक्सक्लूसिवली सिर्फ एल्डोस्टेरोन को बनाएगा. ठीक है, अब एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स आर स्टेरॉइडल हार्मोन्स, दैट इज उनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इज कोलेस्ट्रॉल. अब एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं. इट इज़ अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी कि वाटर और मिनरल बैलेंस को रेगुलेट कर रहा होगा. तो ये बेसिकली इसका स्टिमुलस और रिलीज क्या होता है? सीरम पोटेशियम बढ़ेगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा. ACTH से इसका कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है. एंड आप आगे जाके रास सिस्टम को भी पढ़ोगे, उसका भी इसके रिलीज में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. मेन क्या है? सीरम पोटेशियम. अब एल्डोस्टेरोन क्या एक्ट करता है? वो लेट DCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर एक्ट करता है और सोडियम ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा सके. इससे हाइपरटेंशन क्रिएट होगा
एंड साथ ही साथ वो पोटेशियम, एक्स्ट्रा पोटेशियम को सिक्रीट भी कर देगा ताकि वो यूरिन में एलिमिनेट भी हो जाए। इन दोनों चीज़ों से GFR रेगुलेट हो जाएगा। अब अगर एल्डोस्टेरॉन हाई लेवल्स में सिक्रीट हो रहा है तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, मतलब हाइपरवोलीमिया यानी कि ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, यानी कि हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा होगा। साथ ही साथ पोटेशियम बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा होगा तो हाइपोकैलीमिया हो रहा होगा। इससे मसल वीकनेस होगी जिससे हम जिससे फर्दर पैरालिसिस भी हो सकती है। ठीक है, अगर एड्रीनल एंड्रोजेंस जो कि कौन रेटिकुलरिस मेनली प्रोड्यूस कर रहा था, उसके अगर सिक्रीशन में प्रॉब्लम आए बेसिकली फीमेल्स के अंदर, क्योंकि एंड्रोजेंस मेल में तो होंगे ही, अगर फीमेल्स में ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए एंड तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स के प्रोड्यूस कर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, विरुलिज्म। ठीक है, विरुलिज्म। अब मेन एड्रीनल एंड्रोजन क्या होता है, DHEA इज व्हाट, डायहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। अब हमने बात करी थी ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस की, तो हमने ग्लोमेरुलोसा की बात कर ली, हमने रेटिकुलरिस की भी बात कर ली। अब बात करते हैं कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, इट इज़ अ लाइफ सेविंग हार्मोन बिकॉज इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइपोलाइसिस भी करवाएगा। ठीक है, ताकि मोबिलाइजेशन होगा फैट का, कहाँ से कहाँ तक, मतलब लोअर बॉडी पार्ट से फैट कहाँ पर मोबिलाइज होगा, फेस में और अपर टॉर्सो में। ठीक है, ये बात याद रखना, आगे काम आएगी। नाउ इट डिक्रीजेज द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय द बॉडी सेल्स एंड इट इंक्रीजेज प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, इट इंक्रीजेज प्रोटियोलाइसिस। इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा ताकि बंदे को पेन कम फील हो, और साथ ही साथ एंटी एलर्जिक भी होगा, इसका भी काम हम देखेंगे। अब इट कैन स्टिमुलेट माइल्ड अमाउंट ऑफ RBC प्रोडक्शन, दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। इसका मिनिमल इफेक्ट वाटर मिनरल बैलेंस के ऊपर भी देखा गया है एंड इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेस। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है, देखिए मेनली क्या कर रहा है, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है ब्लड के अंदर, यानी कि एनर्जी के सोर्स को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ लाइपोलिसिस करवा रहा है ताकि फैट मोबिलाइज हो सके एंड सेल्स इन फैट्स को तोड़कर अपनी एनर्जी गेन कर सके। प्रोटियोलाइसिस भी हो रहा है, यानी कि जो भी प्रोटीन्स होंगे बॉडी के अंदर, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्रोटीन होगा, जैसे कोई भी एंजाइम होगा, उन सबको ये तोड़ रहा है। ये बंदे को लेस पेन फील करवा रहा है, लेस पेन, और साथ ही साथ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा रहा है। ये 3 पॉइंट, फील लेस पेन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और इंक्रीज्ड एनर्जी सोर्स, these are the reasons why these are frequently abused by athletes, it is very obvious। ठीक है, एंड अगर हम सारे फंक्शंस को देखें, कॉर्टिसोल इज एंटी इंसुलिन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। हमने पहले देखा था ग्रोथ हार्मोन, इट इज़ एंटी इंसुलिन विद रिस्पेक्ट टू ओनली कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसके एब्नॉर्मल सिक्रीशंस को देखते हैं। इंक्रीज्ड अगर कॉर्टिसोल का हाइपर सिक्रीशन हो गया तो ये सारे फंक्शंस इसके बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, कुशिंग सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा। अब कुशिंग सिंड्रोम में हम बेसिकली क्या देखेंगे, बिकॉज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फेस और अपर टॉर्सो की तरफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम उसे मून फेसिस कहते हैं, मून फेसिस। और साथ ही साथ टॉर्सो की तरफ भी होगा तो हम इसे बफलो हम कहेंगे। प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एंटीबॉडीज टूटेंगे तो हमारा इम्यूनिटी कम होगा। सो इसलिए हमें इन स्टेरॉइड्स को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए ना। मोर प्रोटियोलाइसिस मतलब कोलेजन नाम का प्रोटीन भी लेस होगा। नाउ कोलेजन इज अबंडेंटली प्रोड्यूस्ड इन आवर कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर को होल्ड टुगेदर रखने का काम करता है। सो अगर कोलेजन कम प्रोड्यूस होगा तो स्किन के ऊपर पर्पल स्ट्राई प्रोड्यूस होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, दैट पर्पल स्ट्राई प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कॉर्टिसोल डिक्रीज हो गया हो, तो जब भी कॉर्टिसोल डिक्रीज हो जाता है, इट इज़ बेसिकली सीन दैट साथ ही साथ एल्डोस्टेरॉन भी डिक्रीज हो जाता है एंड उससे प्रोड्यूस होता है एडिसन्स डिजीज़। एंड इसमें सरप्राइजिंगली एडिसन्स डिजीज़ में मेन रोल किसका है, एल्डोस्टेरॉन का। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन का मेन रोल है। क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा तो पोटेशियम ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइपरकैलीमिया विच कैन बेसिकली ब्रिंग अबाउट कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। एंड मैंने पहले भी बोला था, ह्यूमंस के अंदर जब भी MSH रिलीज़ होता है तो साथ ही साथ जब भी MSH रिलीज़ होता है वो किसके साथ होता है, ACTH के साथ। एंड सिंस हमने देखा यहाँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कम स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो नेगेटिव फीडबैक के हिसाब से ACTH चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा ये हार्मोन सिक्रीट हो, तो ACTH का लेवल बढ़ेगा, तो साथ ही साथ MSH का भी लेवल बढ़ेगा। MSH किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेलेनिन के ऊपर मेलेनोसाइट्स के ऊपर एक्ट करने के लिए, ताकि वो मेलेनिन नाम के पिगमेंट को बना सके, दैट कंट्रोल्स द पिगमेंटेशन ऑफ अ स्किन। ठीक है, सो MSH ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन देखी जाती है इन पेशेंट्स में। नाउ लेट्स लुक एट पैनक्रियास।
पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम के एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज ओनली 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू, क्योंकि हम जानते हैं पैनक्रियाज का मेजर पोर्शन इज मेड अप ऑफ पैनक्रियाटिक एसिनाई विच इज एक्सोक्राइन इन नेचर। ठीक है, नाउ इसमें एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन, बीटा क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन, दिस इज मेन, एंड डेल्टा क्या प्रोड्यूस करते हैं, सोमैटोस्टैटिन, जो कि इन दोनों ग्लूकागॉन और इंसुलिन के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो कि पैनक्रियाटिक एसिनाई के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, दैट इज द एक्सोक्राइन पार्ट। अब ग्लूकागॉन क्या है, इट इज़ अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, दैट इज इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज। कैसे बढ़ाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, अपटेक को कम करवाएगा सेल्स के, एंड सेल में उनकी यूटिलाइजेशन को भी कम करवाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में हमें और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, सच एज इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। ठीक है, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती हैं, 2 चेन्स होती है पॉलीपेप्टाइड्स की, ए एंड बी। ठीक है, प्रो इंसुलिन के अंदर एक सी पेप्टाइड भी होता है। ठीक है, और मेचुरेशन के टाइम ये सी पेप्टाइड क्लीव हो जाता है, इसलिए अगर हमें बायो एसे करना हो इंसुलिन हार्मोन का तो हम बेसिकली सी पेप्टाइड एसे करते हैं, सी पेप्टाइड एसे। अब इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकागॉन इज एंटी इंसुलिन टू इंसुलिन। ठीक है, अब इट डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैसे करेगा, उल्टे इफेक्ट्स करेगा ग्लूकागॉन के। इट इंक्रीजेज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स बाय ग्लट रिसेप्टर्स, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर्स, यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा, दैट इज ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि सेल उसको यूटिलाइज कर सके, एंड सेल ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को स्टोर करेगा, दैट इज ग्लाइकोजन को फॉर्म करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एंड ग्लाइकोजन एनिमल सेल्स में कहाँ पे स्टोर होते हैं, बेसिकली स्टोर होता है अपना लिवर सेल्स में और स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, अब इंसुलिन के मेन टारगेट सेल्स क्या है, दैट इज हेपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स एंड मसल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब हमने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इफेक्ट तो देख लिया, दैट इट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक। फैट के ऊपर क्या रोल है, इट इनहिबिट्स लाइपोलाइसिस ऑफ फैट, दैट इज इट रिटार्ड्स द फैट ब्रेक डाउन, मतलब स्टोरेज ऑफ फैट को ये प्रमोट कर रहा है। कैसे, एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, लाइपेज मतलब किसी मतलब लाइपेज माने फैट को तोड़ रहा होगा, तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, किसी हार्मोन के लिए लाइपेज सेंसिटिव है, वो क्या है, इंसुलिन, और इंसुलिन इसके फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है। तो जब तक इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो लाइपेज को एक्ट नहीं करने देगा ताकि फैट का स्टोरेज प्रमोट हो सके। ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं, सो सेल्स के अंदर ग्लूकोज कम जा रहा है, सेल के अंदर ग्लूकोज कम जा रहा है तो उन्हें और कोई ना कोई सोर्स चाहिए एनर्जी का, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, क्योंकि हम लोग ये बेसिकली हम कर रहे हैं, इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो मतलब ग्लूकोज अंदर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ग्लूकोज अंदर से ज़्यादा जाएगा तो वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसलिए हमें फैट को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको तोड़ के हमें एटीपी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने करेक्ट कर लिया अपने आप को, सॉरी फॉर दैट। नाउ प्रमोट्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म, जस्ट लाइक ग्रोथ हार्मोन हमने बोला था, इसलिए इसका ग्रोथ के ऊपर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है अलॉन्ग विद ग्रोथ हार्मोन। इट प्रमोट्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म, कैसे, इट इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इट increases the uptake of amino acid by the body cells, that is it decreases the free amino acid level in the blood। अब ये देखो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसको आपको एक्सटेंसिवली पढ़ना होगा। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन के सारे फंक्शंस कम हो जाएंगे। इंसुलिन का क्या फंक्शन था, ब्लड ग्लूकोज को कम करना, सो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज एक सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा तो ब्लड की जो ऑस्मोलैलिटी है वो बढ़ जाएगी, दैट इज द ब्लड विल बिकम हाइपरटोनिक, सो वाटर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वाटर अंदर ज़्यादा आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, जिससे पॉलीयूरिया होगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, यूरिन का लॉस हो रहा है बॉडी से, इसलिए लैक ऑफ वाटर कंडीशन क्रिएट होगी, जिससे थर्स्ट रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस के अंदर स्टिमुलेट होंगे जो कि पॉलीडिप्सिया करवाएंगे, बिहेवियरल मैकेनिज्म, दैट इज ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक ऑफ वाटर, ज़्यादा ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। नाउ ब्लड ग्लूकोज इज इंक्रीज बट नॉट रीचिंग द सेल, है ना, ब्लड ग्लूकोज को हम बढ़ाई जा रहे हैं लेकिन सेल के अंदर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा दैट सेल्स को आफ्टर ऑल ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हंगर सेंटर जो है स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, पॉलीफेजिया। ठीक है, देखो पैराडॉक्स कंडीशन है, ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है लेकिन सेल को ब्रेन को ये सिग्नल पहुंच रहा है कि
ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है सेल को, इसलिए बंदा ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएगा, दैट इज़ पॉलीफेजिया। अब प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करवाएगा, क्योंकि प्रोटीन एनाबॉलिज्म करवाना इंसुलिन का काम था, लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी है, सो इससे मसल वीकनेस होगी, एस्थीनिया होगा, थकान होगी बंदे को। अब वो फैट के स्टोरेज को प्रमोट कर रहा था, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होगा, फैट विल बी ब्रोकन डाउन, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो सेल्स को एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। फैटी एसिड लिवर में जाएगा, जहाँ पर वापस इसको रीसिंथेसाइज किया जाएगा इनटू कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ेगा, एथीरोस्क्लेरोसिस का चांसेस बढ़ेगा। एथीरोस्क्लेरोसिस किसके लिए प्रीडिस्पोज करेगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक, विच कैन अल्टीमेटली लीड टू डेथ, and this is the cause of death, most common cause of death in diabetes mellitus patient. It is not due to the effect of insulin on its carbohydrate metabolism, but instead on the fat metabolism, ठीक है, ये important point है। Now fatty acids are broken down to gain energy, that is in between कहीं पर acetyl coenzyme A बना होगा, this is known as beta oxidation, and ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इस सारे प्रोसेस के अंदर कीटोन बॉडीज भी बनती है। कीटोन बॉडीज क्या क्या है, एस्टोन, एस्टोएस्टेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, जो कि बेसिकली एसिडिक होती है, ठीक है। तो डायबिटिक एसिडोसिस भी होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस में, और कीटोन बॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है, तो इवेंचुअली यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है, इसलिए कीटोनूरिया, एंड हमने देखा ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज़ 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से ऊपर बढ़ जाता है, तो वो यूरिन में अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड, एंड दिस इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, एस्थीनिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, कीटोनूरिया, ग्लाइकोसूरिया, डायबिटिक एसिडोसिस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग गोनैड्स की बात करेंगे, टेस्टिस और ओवरी। डोंट वरी, ये वाला पार्ट अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर अच्छे से समराइज़ कर रखा है, इसलिए अगर आपको समझ ना भी आए तो आप एक बार वो चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मेन डेफिनेशन क्या होती है, दैट इट इज़ समथिंग दैट प्रोड्यूसेस गेमीट्स प्लस हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, मतलब वो ऑर्गन जो गेमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा हो एंड एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा हो जो कि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है। सो मेल में ऑर्गन क्या हो गया, टेस्टिस। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेल गेमीट दैट इज स्पर्म, एंड साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर इन मेल्स को रेगुलेट कर रहा है ना। फीमेल में क्या हो गया, ओवरी। ओवरी क्या कर रहा है, ओवम को प्रोड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन इज द हार्मोन इन फीमेल्स दैट रेगुलेट्स द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, नॉट प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, ये बात याद रखना। नाउ GnRH हमने देखा था हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था, इसका एक पल्सेटाइल रिलीज होता है, ये याद रखना, पल्सेटाइल रिलीज। अब this acts on anterior pituitary obviously which produces LH and FSH, gonadotropins, ये भी हमें पता है। now GnRH का release is responsible for the onset of puberty in both human males and females. This is a very important point. onset of puberty females में generally 1-2 साल पहले होती है than the human males, ठीक है, लेकिन उसका कारण दोनों ही मेल्स और फीमेल्स में क्या होता है, GnRH का रिलीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ LH और ICSH, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब हम लोग LH को मेल्स में ICHH कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बिटवीन द 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। लेडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजेंस एंड मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स को रेगुलेट करता है, एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। It also acts on the secondary sex organ, which are the epididymis, vas deferens वगैरह वगैरह, and also acts on the CNS, central nervous system, to produce the sexual desire, also known as libido. This is important, NCERT में दिया हुआ है। Now, testosterone has an anabolic effect. Anabolic effect माने synthetic effect, growth को promote करेगा, that is carbohydrate और protein metabolism के ऊपर इधर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा गुबर्नाकुलम नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से टेस्टिस अपनी इनिशियल पोजीशन जो कि लोअर एब्डोमेन या फिर पेल्विस में होती है, देन इट गोज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इनटू द स्क्रोटल पाउच, है ना। उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है गुबर्नाकुलम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नाउ हमने बात कर ली LH की, हमने बात कर ली टेस्टोस्टेरोन की, बच क्या गया FSH। हमने 2 गोनाडोट्रोपिन्स की बात करनी है एंड गोनाडोल स्टेरॉइड, जो कि वो गोनाड प्रोड्यूस करेगा। इस केस में वो क्या था, टेस्टोस्टेरोन। नाउ FSH एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स विच प्रोड्यूस इनबिन एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। आप इसका फंक्शन उस चैप्टर में देखोगे,
and FSH also regulates the conversion of primary spermatocyte to secondary spermatocyte. That is, it is the first step of spermatogenesis जिसको FSH regulate करता है. बाकी सारे steps को कौन regulate करता है? Testosterone. So together FSH, testosterone and GnRH control the process of spermatogenesis. Now ओवरी के ऊपर बात करते हैं. ओवरी, इसमें भी हम क्या बात करेंगे? गोनाडोट्रोपिन्स, दैट इज एफएसएच और एलएच, और ओवरी जो खुद गोनाडल स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करेगी, दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. नाउ एफएसएच का क्या काम है फीमेल्स के अंदर? फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ताकि एक ऐसे पॉइंट तक वो मैच्योर हो जाए एंड फाइनली रप्चर कर जाए. नाउ एलएच, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, व्हाट इज ओव्यूलेशन? इट इज द rupture of the mature graphic follicle to release a secondary oocyte arrested at the metaphase 2 stage. ठीक है, अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये बात समझ आ रही होगी. It is the rupture of a mature graphene follicle and the release of a secondary oocyte arrested at metaphase 2 stage. This is known as ovulation. Ovulation का इवेंट मिड साइकिल होता है जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, एंड उस टाइम पर हमें LH सर्ज देखने को मिलता है. क्या? LH सर्ज. ठीक है, एंड नाउ दिस LH इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम इन द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज, है ना, सॉरी द सिक्रीटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द ल्यूटियल फेज. प्रोलिफरेटिव फेज तो वो हो गया जो प्री ओव्यूलेटरी है. हम लोग बात करें पोस्ट ओव्यूलेटरी की. सो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम नाम के स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना. नाउ कॉर्पस ल्यूटियम की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट इट इज एन temporary endocrine organ, just like placenta. This is also an temporary endocrine organ gland, which majorly produces progesterone and some amount of estrogen. अगर आपको एक ऑप्शन है तो प्रोजेस्टेरॉन निकालना, अगर आपको बोथ है तो बोथ लगा देना. ठीक है. ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन. हमने पहले ही बात करी थी दैट इट कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स. अब प्री ओव्यूलेटरी साइकिल में हम ये भी जानते हैं, वंस द मेंसेस हैव हैपेंड, दैट इज द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इट रीजनरेट्स दिस एंडोमेट्रियम एंड उसका प्रोलिफरेशन, फर्दर प्रोलिफरेशन और मेंटेनेंस कौन करवाते हैं? प्रोजेस्टेरॉन करवाता है, जो कि फाइनली किसके लिए इंपॉर्टेंस है? उसका इंपॉर्टेंस है इम्प्लांटेशन के लिए, ताकि कंसेप्टस रिमूव ना हो. हम आगे देखेंगे, डोंट वरी. सो इट रीजनरेट्स द एंडोमेट्रियम, डेवलप्स द डक्टल सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट. मैमरी ग्लैंड्स में जो डक्ट्स का सिस्टम है इसको ये डेवलप करेगा. इट इज़ एंटी ऑस्टियोक्लास्टिक, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनिबिट करेगा, साथ ही साथ एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक. हेंस पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन, मेनोपॉज मतलब लास्ट मेंसेस इसके बाद हो ही नहीं रहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ. ठीक है. इट हैज़ मोर इंसिडेंट्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक्स. क्यों? क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत घट गया होगा. एस्ट्रोजन का लेवल घट गया होगा तो एंटी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी और एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक एक्टिविटी कम हो गई होगी, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज द रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन, एंड कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक्स के इंसिडेंट बढ़ जाते हैं, है ना. एंड इट इंक्रीजेज, एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. This is important. Now the last is progesterone. Progesterone is what? Pregnancy hormone. It maintains the endometrium. हमने पहले बात करी थी. So that the concept is not sloughed off of the endometrium once implantation has happened. It prevents second pregnancy during the ongoing pregnancy by inhibiting the FSH LH release. ये important point है. ये normal negative feedback control को भी confirm करता है that it prevents the release of FSH and LH. हेंस किसी और फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होने देता जब इम्प्लांटेशन हो चुका है, इसलिए प्रिवेंट सेकेंड प्रेगनेंसी ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रेगनेंसी. साथ ही साथ इट डिक्रीजेज द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट अबॉर्शन. अगर अब नॉर्मल मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगे तो चाइल्ड बर्थ प्रीमेच्योर हो जाएगा, जिससे अबॉर्शन और स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं. ठीक है, उसको ये डिक्रीज करता है. इसलिए अगर क्योंकि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए चाइल्ड बर्थ के टाइम पर इसका लेवल कम होना चाहिए, है ना, डिक्रीजेस. नाउ हमने देखा था एस्ट्रोजन डक्टल सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा था ब्रेस्ट की, ये फंक्शनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है ब्रेस्ट को, दैट इज एल्विलाई के डेवलपमेंट करवाता है. लेट्स हैव अ वाटर ब्रेक. हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं, प्लीज़ रिवाइज. आई नो ये टफ टाइम है आप सबके लिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पढ़ना होगा, ज़्यादा टाइम से आप पढ़ रहे हैं, एंड ये ऊपर से कोरोना के चक्कर में 2-3 महीने का और एक्सटेंशन हो गया, तो आई कैन नो कि कितना फील हो रहा होगा आपको. सो लेट्स कंटिन्यू, पढ़ते रहिए, दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि आप चाहते हैं आपकी 2 साल की मेहनत वेस्ट हो जाए. नाउ अदर मिसलेनियस हॉर्मोन्स. ठीक है, हमने मेजर एंडोक्राइन ऑर्गन्स को कवर कर लिया हुआ है. नाउ लेट्स लुक एट अदर हॉर्मोन्स. सो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखते हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
हमने पहली बात करी स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एस्ट्रोजन, जो कि डक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शनल कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एल्वुलाई बना रहा है, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। अब सिक्रीशन ऑफ मिल्क कौन करवा रहा है, प्रोलैक्टिन, ये भी हमने इनिशियल स्लाइड्स में बात करी थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क हमने देखा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का एक काम आ गया, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इजेक्शन और द लेट डाउन ऑफ द मिल्क, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हैज नाउ बीन प्रूव टू बी द बॉन्डिंग हार्मोन बिटवीन, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बॉन्डिंग हार्मोन बिटवीन द मदर एंड इट्स चाइल्ड, है ना, क्योंकि पार्चुरेशन के टाइम पर ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम अगर लेबर पेन ना आ रहे हो, क्या कहते हैं फीमेल को, तो हम उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, है ना। सो ऑक्सीटोसिन ऑल्सो द बॉन्डिंग हार्मोन। ना ऑक्सीटोसिन की बात होगी, एडीएच, एडीएच भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा था, लेकिन एक्चुअली कौन सिंथेसाइज कर रहा था, हाइपोथैलेमस। नाउ एडीएच एक्शन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट रीअब्जॉर्ब्स वाटर। कैसे रीअब्जॉर्ब करवाता है वाटर को, क्योंकि एक्वापोरिन नाम के वाटर चैनल्स के नंबर को बढ़ा देता है, एंड यूरिया को भी रीअब्जॉर्ब करवाता है। यूरिया इज व्हाट, इट इज एन ऑस्मोलाइट। हेंस अगर पानी को रीअब्जॉर्ब करवा रहा है यानी कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर करवा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस माने एक्सट्रीम लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन, है ना। तो एंटी डायूरेटिक यानी वाटर को कंजर्व करवा रहे हैं, है ना। सो अगर बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो जो ब्लड का ऑस्मोलैलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। इसको कौन सेंस करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो कि हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर डेफिशिएंट होता है। ये भी एक एडवांस लेवल क्वेश्चन है जो कि एम्स में पहले पूछा जाता था, ठीक है। हाइपोथैलेमस के कुछ पार्ट्स में जहाँ पर ऑस्मो रिसेप्टर्स है वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है, इसलिए वो डायरेक्टली ब्लड कॉन्सेंट्रेशन को सेंस कर सकता है। इसलिए एडीएच का रिलीज होता है, एडीएच का प्रोडक्शन होता है हाइपोथैलेमस में, एंड इट इज़ फाइनली रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, hence has to increase the blood volume. Now diabetes insipidus is known as the deficiency of ADH. ADH is what, anti-diuretic hormone. तो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायूरेसिस बढ़ जाएगा, डायूरेसिस बढ़ जाएगा यानी पॉलीयूरिया हो जाएगा, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। इससे क्या होगा, लैक ऑफ वाटर कंडीशंस क्रिएट होंगी, जिससे थर्स्ट रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगी, जो कि पॉलीडिप्सिया को बढ़ाएंगे, है ना। पॉलीडिप्सिया माने मोर इनटेक ऑफ वाटर, मोर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, है ना। तो हमने पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया कहाँ पर देखा था, डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी देखा था, इसलिए हम इसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कह देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए डायबिटीज़ शब्द क्यों आया वहाँ पर, है ना। लेकिन आप उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे मेलाइटिस से, यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया नहीं होता है, हमने वहाँ पर पढ़ा था ग्लाइकोसूरिया हो रहा है ना। ऑक्सीटोसिन हमने क्या देखा, ऑक्सीटोसिन causes the contraction of smooth muscle of a gravid uterus, that is a pregnant uterus, and positive feedback cycle चलता है। positive feedback cycles are rare in the human body because it leads to instability. generally negative feedback होता है, जो कि हमने बाकी सारे systems में देखा है, इधर भी हमने देखा negative feedback control of the hormonal levels in the blood serum, है ना। सो ऑक्सीटोसिन क्या करवा रहा है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन इन द ग्रेविड यूट्रस, साथ ही साथ इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग द मायोएपिथेलियल सेल्स इन द ब्रेस्ट, ताकि इजेक्शन ऑफ मिल्क हो सके, जो कि हमने पहले देख लिया था। नाउ बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड बोथ ऑफ दीज आर नैनोपेप्टाइड्स। नैनोपेप्टाइड्स माने 9 अमीनो एसिड्स हैं इनके अंदर, एंड दीज डिफर ओनली इन 2 अमीनो एसिड्स, है ना। इसलिए क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए हम एंटी डायरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के जैसे ही ये अगर थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो तो ब्लड वेसल की स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, इसलिए हम इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसो माने ब्लड, प्रेसिन माने प्रेस करना, कॉन्ट्रैक्ट करवाना। नाउ किडनी प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन नोन एज एरिथ्रोपोइटिन। ये हमने पहले भी बात करी थी जब मैंने आपको थायराइड के माइल्ड इफेक्ट ऑन एरिथ्रोपोइसिस समझाने की कोशिश करी थी, है ना। सो जब भी टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, टिश्यू हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू, टिश्यू हाइपोक्सिया का सिग्नल किडनी को जाता है, वहाँ पर पेप्टाइड हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ प्रोड्यूस होता है, जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ताकि एरिथ्रोपोइसिस दैट इज आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ सके। नाउ वी ऑल्सो नोन एज पीपल एट हाई ऑल्टीट्यूड, ये आपने इकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। पीपल एट हाई ऑल्टीट्यूड जनरली शो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, फिजियोलॉजिकल माने नॉर्मली, पॉली माने मोर, साइथीमिया माने ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी हैज़ इंक्रीज एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इट इज़ नॉट पैथोलॉजिकल। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हाइपोक्सिया कंडीशंस क्रिएट होती हैं। हाइपोक्सिया क्या होता है, इट इज़ अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यूज़। ये इसका मेन बेसिक रीज़न क्या होगा, अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम प्रेजेंट हो, एंड हम जानते हैं हम जैसे जैसे ऊपर जाते, जैसे जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते, वहाँ पर ऑक्सीजन का टेंशन कम होने लगता है, इसलिए हम ऐसे एनवायरनमेंट को हाइपोक्सिया एनवायरनमेंट कहते हैं, है ना।
इसलिए इससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आरबीसीज को इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं वो ना हो, इसलिए हम आरबीसीज के लेवल को बढ़ा देते हैं। दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। नाउ ऑस्टियोकैल्सिन एक हार्मोन है जो कि स्केलेटल सिस्टम, दैट इज हमारा बोन का सिस्टम प्रोड्यूस करता है। एंड सरप्राइजिंगली मैंने लिखा हुआ है, इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज। इसको आप हायर लेवल्स पे पढ़ोगे लेकिन आप इसको रट्टा मार सकते हो बस। नाउ आप रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आप किडनी में भी पढ़ोगे। यहाँ पर मैं ब्रीफ दे देता हूँ दैट जेजी सेल्स इन किडनी जब भी यहाँ पर जब भी सोडियम को सेंस करेगा डीसीटी के अंदर, है ना, डीसीटी के अंदर जब भी जेजी सेल्स इसको सोडियम को एक्स्ट्रा सोडियम को सेंस करेगा तो रेनिन प्रोड्यूस होगा जेजी सेल से, है ना। जेजी सेल्स कहाँ पर है? किडनी के अंदर है, किडनी के अंदर। सो दिस इज फर्दर लीड टू द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, एंड एल्डोस्टेरोन हमने देखा था सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है ताकि हाइपरटेंशन हो सके, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सके। तो इसका स्टिमुलस ऑफ रिलीज क्या होगा? जब ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, जब ब्लड सोडियम कम है ना, उसको बढ़ाने के लिए ये एक्ट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। लेकिन इसका एंटागोनिस्टिक कौन है? एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड या फिर एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, है ना। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? राइट एट्रियल वॉल मेजरली इसको प्रोड्यूस करती है। कब? जब वीनस रिटर्न राइट एट्रियम को बहुत ज़्यादा है तब इसकी वॉल स्ट्रेच हो जाती है एंड दिस प्रोड्यूसेस ANP और ANF which opposes this renin angiotensin aldosterone system to decrease the blood pressure. This is important to decrease the blood pressure. Now हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुके हैं इसमें। नाउ 3 स्लाइड्स बाकी हैं एंड इसके अगले लेक्चर में आपके साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस चैप्टर से जनरली 2 क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड ही होते हैं। नाउ हमने अदर मिसलेनियस हार्मोन्स को कवर कर लिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमने क्योंकि न्यू डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स में पढ़ा ही था दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स। उसकी न्यू डेफिनेशन एक बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम को एनकम्पास करती है और हमने यहाँ पर उस चीज़ को देख लिया है ना। एरिथ्रोपोएटिन, ऑस्टियोकैल्सिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो कि किडनी प्रोड्यूस कर रहा है, ANP जो कि हार्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ ये वाला पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ोगे लेकिन यहाँ पर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये 3 इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से आने चाहिए, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। ये एम्स के एग्जाम में भी इस बार 2 सेट्स में पूछे गए थे आउट ऑफ 4 में, है ना। नाउ लेट्स लुक एट गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय G cells ऑफ द पाइलोरिक ग्लैंड्स। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द G cells ऑफ द पाइलोरिक ग्लैंड इन द स्टमक। ये किसके स्टिमुलस में रिलीज होते हैं? इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू स्टमक डिस्टेंशन, स्टमक की वॉल का डिस्टेंट होना एंड अमीनो एसिड की प्रेजेंस के रिस्पॉन्स में ये रिलीज होते हैं, है ना। अब ये इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? हमें इन हार्मोन्स में बेसिकली पढ़ना क्या है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज स्टिमुलस क्या है उसका एंड क्या फंक्शन है इवेंचुअली, है ना। तो हमने देख लिया G cells प्रोड्यूस कर रहे हैं। कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब स्टमक डिस्टेंड हो रही हो या फिर अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस हो स्टमक के अंदर। अब क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द स्टमक मोटिलिटी एंड HCl प्रोडक्शन। कैसे करेगा? अब गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स विच प्रोड्यूस हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? पोटेंट वेसोडाइलेटर है जो कि ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, है ना। एंड ये पैराइटल सेल के ऊपर एक्ट करता है हिस्टामिन एंड एज वी ऑल नो पैराइटल सेल और ऑक्सिनेटिक सेल्स प्रोड्यूस HCl, है ना। तो ऐसे ही HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और HCl as we all know it is bactericidal in nature, it provides innate immunity and it converts pepsinogen into pepsin which is basically proteolytic। इसलिए इसका एक मेजर स्टिमुलस रिलीज कौन था? अमीनो एसिड्स इन द स्टमक, है ना। नाउ कोलेसिस्टोकाइनिन इज द नेक्स्ट हार्मोन। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अपर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा दैट इज ड्यूडेनल म्यूकोसा। देन कब रिलीज हो रहा है? व्हेन काइम क्या है? हम लोग जब स्टमक में जब बोलस पहुंचता है उसे हम एसिडिक काइम कहते हैं क्योंकि उसमें एसिडिक गैस्ट्रिक सिक्रीशंस मिल जाती है ना। अब अगर काइम जो ड्यूडेनम को पहुंची है दैट इज रिच इन फैट एंड अमीनो एसिड्स, तब कोलेसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनल म्यूकोसा प्रोड्यूस करता है। वो क्या करवाता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स द गॉल ब्लैडर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स द गॉल ब्लैडर एंड रिलीजेस बाइल एंड बाइल एज वी ऑल नो कॉजेज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा ताकि एंजाइम का एक्शन बढ़ सके, है ना। What does it also do? It stimulates the pancreas for serous secretion. Serous secretion माने enzymatic secretion बहुत ज़्यादा होगी, which obviously contains lot amount of lipases, and it also suppresses the stomach motility. Cholecystokinin कब रिलीज होता है? जब काइम रिच होता है फैट में एंड साथ ही साथ स्टमक मोटिलिटी को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन। सिक्रेटिन कब प्रोड्यूस होता है? जब काइम एसिड में रिच हो, एसिडिक सिक्रीशन में।
तो ऑब्वियसली उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या चाहेंगे, बेसिक सिक्रीशन हो। तो इट स्टिमुलेट्स द पैनक्रियास फॉर म्यूकॉइड सिक्रीशन विच बेसिकली कंटेन्स बाइकार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइकार्बोनेट. And just like cholecystokinin, it also decreases the stomach motility. And just like cholecystokinin, it is also produced by upper small intestinal mucosa. That is nothing but the duodenal mucosa. Now, इसी काइम के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम देते हैं दैट सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडनम में हम देखते हैं ब्रनर्स ग्लैंड, दैट इज ब्रनर्स ग्लैंड. सारे ग्लैंड्स बेसिकली म्यूकोसा में होते हैं, लेकिन सब म्यूकोसा के अंदर एक ही जगह पर ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज ड्यूडनम, दैट इज नोन एज ब्रनर्स ग्लैंड, जिनका मेन फंक्शन होता है म्यूकॉइड सिक्रेशन, ताकि वो स्टमक से आ रहे एसिडिक कंडीशन को, एसिडिक सिक्रेशंस को न्यूट्रलाइज कर सके. मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, आप रिवाइंड करके देख लेना. नाउ अनदर हार्मोन विच वी शुड ऑल नो, दैट इज गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड. नाम से पता चल रहा है स्टमक को इनिबिट करेगा, स्टमक की मोटिलिटी को इनिबिट करेगा. नाउ एक टर्म यहाँ पर पढ़ते हैं एंटेरोगैस्ट्रॉन. एंटेरो माने इंटेस्टाइन, गैस्ट्रॉन माने स्टमक. एक ऐसी चीज़ जो स्टमक इंटेस्टाइन ने प्रोड्यूस करी हो और स्टमक के ऊपर एक्ट करी हो, उसे हम कहते हैं एंटेरोगैस्ट्रॉन. एंड हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 एंटेरोगैस्ट्रॉन होते हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन एंड गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड. आई रिपीट, ऐसा कोई भी हार्मोन जो कि इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हो रहा हो और स्टमक मोटिलिटी को डिक्रीज कर रहा हो, उसको हम कहेंगे एंटेरोगैस्ट्रॉन, विच आर कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन एंड गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब आप इसको एंटेरोकाइनेस से मत कंफ्यूज कर जाना, जो कि आपने कहाँ पढ़ी है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ी है. वो क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिलीज करती है ताकि ट्रिप्सिनोजन को हम ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर सके. दैट इज डिफरेंट. अब मोटिलिन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने दिया हुआ है, दैट इट इज प्रोड्यूस बाय एम सेल्स इन पेयर्स पैचेस. पेयर्स पैचेस अब जाते हैं, लिम्फोइड एग्रीगेशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए. GALT, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि आप ह्यूमन हेल्थ डिजीजेज चैप्टर 12 में पढ़ोगे, ठीक है. एंड इसका मेन फंक्शन नाम से पता चल रहा है, मोटिलिन मोटिलिटी को रेगुलेट कर रहा होगा, दैट इज रेगुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस इन द इंटेस्टाइन. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द हार्मोन एक्शन. हार्मोन एक्शन तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, केमिकल नेचर बहुत डाइवर्स हो सकता है हार्मोन्स का. इट कैन बी ईदर प्रोटीन, पेप्टाइड, आइडोथायरोनिन्स, स्टेरॉइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमने बेसिकली क्या देखा था, मेलाटोनिन और मेलेनिन, ठीक है. मेलाटोनिन और मेलेनिन हमने देखा था, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन वगैरह अमीनो एसिड से ये सारी चीज़ें बन रही थी. आइडोथायरोनिन्स माने T3 T4, स्टेरॉइडल हार्मोन्स माने गोनाडल स्टेरॉइड्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एड्रीनल एंड्रोजेंस, दैट इज DHEA, है ना. ये हो गए स्टेरॉइडल हार्मोन्स. प्रोटीन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स, इसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है, TSH, TRH, ACTH, बाकी सब फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें प्रोटीन पेप्टाइड्स. तो हम बेसिकली इन चारों चीज़ों को 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2. क्लास 1 में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, थायरॉइड, दैट इज आइडोथायरोनिन्स और स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ठीक है. एंड क्लास 2 में कौन से, प्रोटीन, पेप्टाइड हार्मोन्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स. तो इनका बेसिक मतलब क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स बेसिकली फैट से होंगे, फैट के बने होंगे, प्रिकर्सर इनका कोलेस्ट्रॉल है. हेंस इट इज़ completely soluble, it can freely diffuse to the cell membrane. cell membrane हमने cytology revision lecture में पढ़ा था, it is basically phospholipid की bile है, तो उससे freely diffuse कर सकता है. that is these hormones can directly enter the cell. देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, एस्ट्रोजन इज अ गोनाडल स्टेरॉइड एंड स्टेरॉइड और आइडोथायरोनिन्स, है ना, T3 T4, ये वाले स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं सेल के अंदर, है ना. एंड सेल के अंदर इनका रिसेप्टर होगा, इनका सेल के अंदर रिसेप्टर होगा, दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या क्या हो सकता है, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो या तो न्यूक्लियस के अंदर हो. साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है. जो आइडोथायरोनिन्स होते हैं T3 T4 थायराइड हार्मोन्स, उनका न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है. बाकी सारे जो हैं, है ना, स्टेरॉइडल गोनाडल स्टेरॉइड्स और एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उनका साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है. बेसिकली हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा जब भी हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, एंड इट विल गो टू द DNA, दैट इज़ द मेन जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ द सेल. DNA की तरफ जाएगा एंड वहाँ पर उसको रेगुलेट करेगा, है ना. रेगुलेट कैसे करेगा, mRNA के ऊपर वो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी फैक्टर्स को क्या कहते हैं, रिक्रूट करेगा, ताकि ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा सके, घटा सके, अकॉर्डिंगली उसको जो भी रेगुलेशन करना है वो करेगा, ठीक है. mRNA से प्रोटीन बढ़ेगा, दैट इज ट्रांसलेशन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को अकोमोडेट करेगा, जैसे टिश्यू ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन, है ना. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना सेल के अंदर एंड देन इट गोज टू द न्यूक्लियस, इट माइग्रेट्स टू द न्यूक्लियस. थायराइड के केस में तो न्यूक्लियर रिसेप्टर खुद ही होता है ना. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स माइग्रेट करेगा DNA को एंड उसका
उसके एक्शन को रेगुलेट करेगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को। क्लास 2 मॉलिक्यूल्स में हमने बोला था प्रोटीन, पेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन, जैसे FSH मैंने बोला था, इनको छोड़ के बाकी जो कुछ भी बढ़ गए वो सारे इन सारे क्लास 2 में आ गए, है ना। फॉर एग्जांपल FSH, है ना, इट इज़ अ गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, हमने पढ़ा था। नाउ since these molecules are not fat soluble, है ना, these molecules are not fat soluble, these cannot pass freely through the cell membrane, hence they have an extracellular outside of the cell, इनका रिसेप्टर होता है, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनका यहाँ पर बनेगा, जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर के अंदर मॉडिफिकेशंस आएंगी जिससे एक एंजाइम स्टिमुलेट होगा, दैट इज नोन एज एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज AC, जो कि ATP को साइक्लिक AMP में तोड़ देगा। Now, cyclic AMP is what brings about the physiological responses inside the cells. Hence, we can say that hormone जो कि first messenger था सेल के लिए, वो बाहर से actual release, मतलब कोई भी रिलीज हुआ होगा, कोई भी स्टिमुलस रहा होगा इस हार्मोन के रिलीज के लिए, सो इट ब्रिंग्स अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन टू द सेल, हेंस इट एक्ट्स एज द फर्स्ट मैसेंजर। अब सिंस दीज हार्मोन्स कैन नॉट पास थ्रू द सेल, दे विल बाइंड विद द एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द रिसेप्टर। ये एडिनाइलेट साइक्लेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे जो कि ATP को साइक्लिक AMP में तोड़ेगा, विच ब्रिंग्स अबाउट द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन द सेल। हेंस साइक्लिक AMP इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड मैसेंजर। हेंस सेल के अंदर जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर होता है, बहुत सारे टाइप के सेकेंड मैसेंजर हो सकते हैं, साइक्लिक AMP, GMP, कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर, IP3 दैट इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, DAG डायसोल ग्लिसरॉल, NO nitric oxide, it is a important second messenger which is a gaseous second messenger and is also an important vasodilator। ये दोनों पॉइंट याद रखने, it is a second messenger and an important gaseous vasodilator। now second messenger बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेंगे, पता नहीं जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज यही सेकंड मैसेंजर इवेंचुअली प्रोड्यूस करेंगे एंड डाउन द लाइन ये एम्पलीफाई होगा एक्शन। मतलब सपोज एक हार्मोन आया, उसने बहुत सारे एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया, उसने बहुत सारे साइक्लिक AMP के मॉलिक्यूल बनाए, उसने और ज़्यादा फर्दर प्रोटीन्स को स्टिमुलेट किया, जिसने और ज़्यादा फर्दर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स पाया, ठीक है। सो डाउन द लाइन कैस्केड रिएक्शन होता है, दैट इज एम्प्लीफिकेशन होता है। एंड विद दैट आई एंड द चैप्टर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ रिवाइज, ये एंटायर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको A से लेकर Z तक सारी चीज़ें रिवाइज करवा दी है इस चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।